चंदा चलावरिया, लवली राज, चंदा शर्मा, रेखा चौधरी, निधि चित्रांशा, निधि मोनिका मीना, अंजलि शर्मा, दर्शिता राय। हाँ, निकिता शर्मा, ममता शर्मा, सुमन चौधरी, निधि चित्रांशा, चंदा चलावरी। हाँ, अपन स्टार्ट करते हैं। आज क्या लेंगे? अपन ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो देख ही लिया था। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ये भी सिलेबस में है। बीजांड के प्रकार, तो विभिन्न प्रकार के आवृत बीजी पौधों के बीजांडों में बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के अनुसार बीजांड वृंत से इनके जुड़ाव में कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जिसके कारण
विभिन्न पौधों में, जिसके कारण विभिन्न पौधों में इनकी बाह्य आकृति में विविधता दिखाई देती है। अतः विभिन्न प्रकार की प्रमुख बीजांड निम्नलिखित हैं। पहला है बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, रिजोबीजांड। तो इसके साथ ही कुछ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ऑर्थोट्रोपस बीजांड, रिजोबीजांड, ये दिख रहा होगा आपको। देखो बेटा, ये दिखाई दे रहा है ऑर्थोट्रोपस बीजांड। किसके? ये है डायग्राम। क्या दिखा रहा है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो फर्स्ट बात करते हैं रिजोबीजांड की, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। एक मिनट, दो पीपल और आ गए, प्रियंका चौधरी, मनीषा शर्मा। ठीक है, ये डायग्राम मैं एनलार्ज कर देती हूँ। देखो, ये है रिजोबीजांड की बात चल रही है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। तो इस प्रकार का बीजांड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी, अर्टिकेसी, एक मिनट और आ गए, इस प्रकार, इस प्रकार का रिजोबीजांड पॉलीगोनेसी, अर्टिकेसी व पाइपेरेसी के पौधों में पाया जाता है। मतलब जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो पॉलीगोनेसी में, अर्टिकेसी व पाइपरेसी के पौधों में पाया जाता है। तो यह एक सीधी संरचना होती है। यहाँ बीजांड वृंत एवं बीजांड द्वार एक ही सीध में पाए जाते हैं। आप देख रहे हो, जो माइक्रोपाइल है और फ्यूडिकल है और चलाजा है, एक सीधी लाइन में पाए जाते हैं। तो मतलब बीजांड वृंत एवं बीजांड द्वार एक ही सीध में पाए जाते हैं और तीन कुलों सहित, मतलब पॉलीगोनेसी, एटिकेसी व पाइपेरेसी, तीनों कुलों सहित आवृत बीजियों के लगभग 20 कुलों में इस प्रकार का ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखा जा सकता है। तो मतलब एंजियोस्पर्म्स के लगभग 20 कुलों में, 20 फैमिलीज में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। और जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यह यहाँ बीजांड वृंत एवं बीजांड द्वार एक ही सीध में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एनेट्रोपस ओव्यूल की, जो डायग्राम में देख रहे हो। तो इसको आप प्रतीप्त बीजांड भी कहते हो, एनेट्रोपस ओव्यूल को प्रतीप्त बीजांड भी कहते हो। तो बीजांड काय वे बीजांड वृंत के एक पार्श्व भाग में तेजी से वृद्धि होने के कारण अथवा बीजांड वृंत की लंबाई की वजह से ये 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। ठीक है, तथा बीजांड द्वार एवं बीजांड वृंत, ये देख लो माइक्रोपाइल, मतलब बीजांड द्वार एवं बीजांड वृंत एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो एनेट्रोपस ओव्यूल में प्रतीप्त बीजांड में बीजांड द्वार, मतलब माइक्रोपाइल एवं निभाग एक ही सीध में पाए जाते हैं। मतलब माइक्रोपाइल एवं निभाग, मतलब चलाजा, एक ही सीध में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधों के लगभग 82% सदस्यों में अथवा कुलों में इस प्रकार का एनेट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, मतलब प्रतीप्त बीजांड पाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल की, अर्ध प्रतीप्त बीजांड। ये लिखा हुआ अर्ध प्रतीप्त बीजांड, मतलब हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल की। तो इस बीजांड संरचना में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ई डायग्राम में देख रहे हो, हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल, अर्ध प्रतीप बीजांड। तो इस हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित होते हैं और लंबवत रूप से एक सीध में नहीं होते, तथा बीजांड वृंत इनके समकोण पर होता है। तो इस तरह का हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल, अर्ध प्रतीप बीजांड
रेननक्यूलेसी व प्राइमुलेसी कुल के सदस्यों में मिलते हैं। इसी प्रकार अब बी डायग्राम में देखो, ये कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल वक्र बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल वक्र बीजांड। तो इसमें क्या होता है, जो बीजांड द्वार एवं निभाग यहाँ एक सीधी रेखा में नहीं होते, बीजांड का थोड़ा घुमा हुआ पाया जाता है तथा बीजांड द्वार नीचे की ओर उन्मुख रहता है एवं बीजांड वृत्त के समानांतर पाया जाता है, जैसे कि चीनोपोडिएसी क्रूसीफेरी, चीनोपोडिएसी क्रूसीफेरी एवं कैरियोफाइलेसी कुलों के सदस्यों में कैम्पाइलोट्रोपस वक्र बीजांड पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अब एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये देख रहे हो सी डायग्राम में, एम्फीट्रोपस ओव्यूल अनुप्रस्थ बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांड में, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में वक्रता अधिक पाई जाती है। यहाँ बीजांड में वक्रता के कारण बीजांड काय तथा भ्रूण कोश मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाते हैं। तो एलिस्ट्रेमेसी कौन सी कुल है, एलिस्ट्रेमेसी, ब्यूटोमेसी व लोगिनिएसी कुलों के सदस्यों में अनुप्रस्थ बीजांड एम्फीट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। अब एफ डायग्राम में क्या देख रहे हो, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या कुंडलित ओव्यूल। तो इस प्रकार की विचित्र संरचना या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल प्राय कैक्टेसी कुल के पौधों में पाई जाती है। यहाँ बीजांड वृत्त अत्यधिक लंबा होता है तथा बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड वृत्त की लंबाई के कारण पहले ही बीजांड 180 डिग्री के कोण पर, फिर इसके बाद 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अतः बीजांड वृत्त या घड़ी की कमानी के समान व्यवस्थित होता है। तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या कुंडलित ओव्यूल कैक्टेसी व प्लम्बेजिनेसी कुलों के सदस्यों में पाया जाता है। इस प्रकार अपन ने ये देखा। ठीक है, एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, जो दिखा रहे हैं आपको। ये तो अभी देख के चुके हैं, दूसरी स्लाइड कर देते हैं शेयर। ये वाली है ओव्यूल की। हाँ, ये वाली शेयर भी देख लो। ये भी बेटा कौन से हैं, एक तो दिखाया आपको एनेट्रोपस ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, सेसिनोट्रोपस ओव्यूल है, और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है। मतलब एक तो है एनेट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनेट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सेसिनोट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, मतलब आवृत बीजी पौधों में, जैसा कि हम जानते हैं बीजांड गुरु बीजाणुधानी को दर्शाता है। तो बीजांड की मुख्य संरचना मृदूत की बीजांडकाय होती है, जिसमें गुरु बीजाणु का विकास होता है, मेगास्पोर का विकास होता है। बीजांडकाय के भीतर गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड काय की अधो त्वचा की कोई भी कोशिका आसपास की अन्य कोशिकाओं की तुलना में स्पष्ट एवं बड़े आकार की हो जाती है तथा इसका केंद्रक भी बड़ा व सुस्पष्ट होता है एवं इसका जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। तो इस कोशिका को प्रपसु कोशिका कहते हैं, आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं। इस कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में देखना जो शेयर हो रहा है बेटा, इस कोशिका को क्या कहते हैं अपन, आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं। मतलब
प्रपसूतक कोशिका या प्रपसू कोशिका कहते हैं। अब जैसे ए डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, प्रपसू कोशिका कहते हैं। तो प्रपसू कोशिका का विभेदन विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में हो जाता है। अधिकांश पौधों में एक बीजांड में एक ही प्रपसू कोशिका मतलब आर्केस्पोरियल सेल विभेदित होती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिकुलों जैसे फेबेसी, रेननक्यूलेसी, रोजेसी, एस्ट्रेसी तथा लिलियेसी आदि के बीजांड में प्रपसू कोशिकाओं का एक समूह विभेदित होता है। बेटा इस डायग्राम में देख रहे हो आप, ये प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल है। तो कहने का मतलब है कुछ में तो केवल एक ही आर्केस्पोरियल सेल पाई जाती है, लेकिन कुछ पौधों में मतलब एक कुछ पौधों में जैसे कि कुल कौन से में आते हैं, फेबेसी, रेननक्यूलेसी, रोजेसी, एस्ट्रेसी तथा लिलियेसी में प्रपसू कोशिकाओं आर्केस्पोरियल सेल्स का एक समूह पाया जाता है। इसे मल्टी सेल्यूलर आर्केस्पोरियम कहते हैं। इनमें से केवल एक ही कोशिका कार्यशील होती है, परंतु सीडम में सभी आर्केस्पोरियल सेल्स क्रियाशील होती हैं, अर्थात सभी कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विकसित होती हैं। तो तनु बीजांडकाई संरचना में प्रपसू कोशिका बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। ये देख लो जो आर्केस्पोरियल सेल है वो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, जबकि सघन बीजांडकाई या स्थूल बीजांडकाई क्रैसी न्यूसिलेट संरचना में यह बीजांडकाय में गहराई तक धसी हुई होती है। तो तनु बीजांडकाई संरचना में प्रपसू कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य कर सकती है। बेटा जो टेन्यू न्यूसिलेट संरचना है उसमें जो प्रपसू कोशिका है, आर्केस्पोरियल सेल है, वो सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन स्थूल बीजांडकाई अवस्था में क्रैसी न्यूसिलेट अवस्था में प्रपसू कोशिका पहले जो आर्केस्पोरियल सेल है, प्रपसू कोशिका है, पहले परिणतिक रूप से विभाजित होती है। ये देख लो बी डायग्राम में जो प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है। बी डायग्राम में दो डॉटर सेल्स बनती है। ऊपरी वाली संतति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है और नीचे वाली कोशिका क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल में एक परिणतिक विभाजन होता है, जैसे कि बी डायग्राम में देख रहे हो, और जब परिणतिक विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती है। ऊपरी संतति कोशिका अपर डॉटर सेल प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है, वह निचली संतति कोशिका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। मतलब ठीक है। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल के रूप में विकसित होती है, जो सी डायग्राम में देख रहे हो। मतलब जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल है वो आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विकसित होती है। अब अपन देखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। डी डायग्राम में देखो 4 अगुणित 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। मतलब ये दिखा रहा है लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, जैसे 4 अगुणित मेगास्पोर्स बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन सदैव अनुप्रस्थ रूप से होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु 4 मेगास्पोर्स एक रेखिक क्रम में, एक लीनियर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब देयर इज द लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, जैसे कि डी डायग्राम में देख रहे हो
ये क्या दिखा रहा है? वेरियस स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब कुछ पौधों में चारों एगोनिथ बीजाणु रेखिक चतुष्क में व्यवस्थित न होकर टी या विलोमित टी या विलोमित मतलब इन्वर्टेड टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि बेटा र्यूमक्स व रियम में जो मेगास्पोर्स है बेटा, वो एक रेखिक चतुष्क में लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित नहीं होते, जबकि ये मेगास्पोर्स र्यूमक्स व रियम में एक इन्वर्टेड टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इसका कारण है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 मियोटिक डिवीजन 2 के बाद दोनों दयक सेकंड के बाद दोनों डायक कोशिकाओं में, मतलब दोनों डायड कोशिकाओं में से एक कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा दूसरी कोशिकाओं में लंबवत विभाजन होता है। बेटा जैसे देख रहे हो, मैं बता रही हूँ, मेगास्पोर मदर सेल है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो दो कोशिकाएं बन गई। दो कोशिकाएं क्या है? इनको कहेंगे डायड हो गया। अब डायड कोशिका में से एक कोशिका में से क्या हो बताया मैंने, एक कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, परंतु दूसरी कोशिका में लंबवत विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप टी के आकार की संरचना बन जाती है। वापस सुनो कि अर्धसूत्री विभाजन 2 के बाद दोनों डायड कोशिकाओं में से दोनों दयक कोशिकाओं में से एक कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा दूसरी कोशिका में लंबवत विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप टी आकार की संरचना बनती है। जैसे एग्जाम्पल है फास्टिया जैपोनिका में टेट्राहीड्रल टेट्राट्स चतुष्क फलकीय चतुष्क बनता है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ी व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो रेखिक चतुष्क का निभागीय गुरु बीजाणु क्रियात्मक होता है और भ्रूण कोश में परिवर्धित होता है। ऊपर के 3 गुरु बीजाणु द्वार की तरफ स्थित होते हैं और ये 3 बीजाणु विलुप्त हो जाते हैं, अपघटित होकर विलुप्त हो जाते हैं। मतलब 4 मेगास्पोर्स बनते हैं बेटा, तो इनमें से जो one of the megaspores survives and the other 3 megaspores degenerate। अब अपन बात करते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक की, मतलब मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की। तो आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र में बनने वाली वह अगुणित ऊतक सदस्य पीढ़ी जो अंड उत्पन्न करती है, फीमेल गेमेटोफाइट स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कहलाती है। तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश परिवर्धित होता है। अपन ने देखा 4 गुरु बीजाणु बने, 4 गुरु बीजाणु में से एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, बाकी के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जो क्रियाशील फंक्शनल गुरु बीजाणु है, उससे एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश का विकास होता है और द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजाणुद्भिद पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है। तो अर्धसूत्रन द्वारा ये 4 गुरु बीजाणुओं का चतुष्क बनाती है। अतः क्रियात्मक गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। तो स्त्री युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कई प्रकार से हो सकता है। तो महिला पादप भ्रूण वैज्ञानिक डेविस के अनुसार, मतलब डेविस ने क्या बताया, डेविस के अनुसार 81% आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश परिवर्धन समान प्रकार का, अर्थात एक बीजाणुक व पॉलीगोनम प्रकार का होता है। ठीक है, तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना होती है। तो 8 केंद्रक 3+2+3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स
तो इसकी भी एक स्लाइड मैं शो करूंगी आपको। पहले बता देती हूँ, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण कोशों का विवरण प्रख्यात भारतीय भ्रूण विज्ञानी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने अपनी पुस्तक इन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में किया। मतलब महेश्वरी ने अपनी एक बुक लिखी। महेश्वरी का नाम क्या था? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। इन्होंने, इनकी बुक का क्या नाम था? इन इंट्रोडक्शन टू एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और इस पुस्तक में महेश्वरी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक्स का वर्णन किया। तो पंचानन महेश्वरी ने भ्रूण कोशों को निम्न प्रकार से बांटा। पहला है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, एक बीजाणुक भ्रूण कोश। कौन सा है? एक बीजाणुक भ्रूण कोश। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, द्विबीजाणुक भ्रूण कोश। व टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, चतुष्की बीजाणुक भ्रूण कोश। अभी एक स्लाइड शो कर